हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कलीजन की, यानी कि टक्कर में। तो हमारी चल रही थी कलीजन सीरीज, उसमें भी हम बात कर चुके थे प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो हमने प्रत्यास्थ टक्कर में बात कर ली थी प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ टक्कर तथा तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर। तो आज हम अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कि इनइलास्टिक कलीजन में बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो देखते हैं प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि दो कोई भी पिंड होते हैं, उनमें से ये माना कोई m1 पिंड है जो कि u1 वेग से चल रहा है, तथा जो कोई दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड है ये एट रेस्ट पर है। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, जब ये इससे टकराता है तो दोनों संयुक्त होकर समान वेग से गति करते हैं, तो यह अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। जबकि प्रत्यास्थ टक्कर में ऐसा नहीं होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, दोनों पिंड समान वेग v1 व v2 से गति करते हैं। देखें इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें एक बात करते हैं कि भाई संघट्ट के पश्चात का वेग क्या होता है। यानी कि जब कोई भी पिंड किसी अन्य पिंड से गति करे संघट्ट करेगा, टक्कर करेगा, तो टक्कर के पश्चात जो वेग होगा वो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रत्यावर्तन गुणांक E आया था वो क्या आया था कि संघट्ट के पश्चात वेगों का आपेक्षिक वेग तथा संघट्ट के पूर्व का आपेक्षिक वेग। तो यहाँ पर देखें E = v2 - v1 = u1 - u2। तो ये हमारे पास है प्रत्यावर्तन गुणांक। तो इससे अगर हम इसका गुणा करें, इसको आगे सॉल्व करें, तो v2 - v1 = E × u1 - u2। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मैंने बताया था कि अगर संघट्ट में बात हो रही है तो लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन और लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगता ही लगता है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम बात करें तो हम कई बार लगा चुके हैं, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। आगे बात करें तो समीकरण 1 व 2 को हम हल करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो v1 व v2 के मान प्राप्त होते हैं। कैसे? v1 का मान प्राप्त होता है m1 - em2/m1 + m2 × u1 + 1 + em2/m1 + m2 × u2। ये तो v1 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार v2 का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हम यहाँ e का मान 1 रख दें तो वह पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए माना जाएगा, जबकि ये आता है हमारे लिए अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए v1 व v2 के मान। यानी कि अगर आपकी अप्रत्यास्थ टक्कर है तो उसमें v1 व v2 के मान हमारे पास ये प्राप्त होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर जो ये E है, E का मान 1 रख दें, यानी कि E की वैल्यू 1 रख दें, यानी कि प्रत्यावर्तन गुणांक का मान रखने पर जो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए v1 व v2 के मान प्राप्त होते हैं। यानी कि E की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, 1 रखोगे, तो यहाँ पर आपके लिए v1 व v2 की वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तो हो गई संघट्ट के पश्चात वेग की बात। अब आगे हम बात कर लेते हैं वेगों के अनुपात की। इसी में प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ प्रत्यक्ष संघट्ट में बात कर लेते हैं वेगों के अनुपात की। यानी कि सेकंड, वेगों के अनुपात की बात करते हैं। तो वेगों के अनुपात में मैंने जैसा बताया था कि ये कोई भी पिंड है, m1 द्रव्यमान है, जो कि u1 के वेग से गति कर रहा है, जबकि ये कोई भी दूसरा पिंड है जो कि एट रेस्ट है, यानी कि u2 = 0 है, जिसका मास क्या है, m2। जब इससे ये टक्कर करेगा तो टक्कर के पश्चात दोनों वेग गति करते हैं। यह है m1 गति करेगा v1 से और m2 गति करेगा v2 से। तो ये हो गई अप्रत्यास्थ टक्कर में अगर कोई भी दो पिंड टक्कर करते हैं तो ये तो संघट्ट से पूर्व की बात हो गई, संघट्ट के पूर्व, और ये हो गई संघट्ट के पश्चात। तो हम यहाँ लगाएं, हमने जैसा कि देखा था जो प्रत्यावर्तन गुणांक होता है वो होता है v2 - के v1/u1 - के u2।
अगर यहाँ वैल्यूज रखें हम तो V2 माइनस के V1 अपॉन U1, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। और यहाँ पर जो U1 का मान है वो U1 का मान U के बराबर है। यहाँ पर आगे रखें हम E इक्वल टू V2 माइनस के V1 अपॉन U, तो ये हमारे पास प्राप्त होता है EU इक्वल टू V2 माइनस के V1। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है प्रत्यावस्थान गुणांक में यहाँ से मान रखने के बाद। अब यहाँ पर लगाते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लगाओ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ लगाया हमने u2 तो 0 है, तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ m1u1 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो m1 व m2 के मान है वो m1 बराबर m2 इक्वल टू m के, यानी कि दो कोई भी समान द्रव्यमान के पिंड ये संगत करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो mu इक्वल टू mv प्लस mv1 प्लस mv2, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्राप्त होता है u इक्वल टू v1 प्लस v2। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 प्राप्त हो जाता है। अब आगे हम सॉल्व करें इसको, तो समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से देखें, यानी कि प्रत्यावस्थान गुणांक के लिए हम यहाँ बात करते हैं, यानी कि कोई भी दो पिंड है m1 व m2 के जिनका मास m के बराबर है, और जहाँ जो पहले पिंड की एक कोई भी पिंड रेस्ट पर है और एक की गति u के बराबर है, यानी कि u1 इक्वल टू u है। तो इसको हम बात करें, ये जब टक्कर करते हैं तो इसका वेग v1 से, यानी कि ये वाला v1 से गति करने लगता है और ये वाला v2 से गति करने लगता है, यानी कि दोनों पिंड v1 और v2 क्रम से v1 और v2 से गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रत्यावस्थान गुणांक के लिए बात की E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपन U1 माइनस U2। तो यहाँ पर ये U1 माइनस U2 इक्वल टू 0 है और U1 का मान U के बराबर है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ EU इक्वल टू V2 माइनस V1। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं आगे सॉल्व करने के लिए, तो फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास प्राप्त होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसको हम कई बार लगा चुके हैं, तो इसमें और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये m2u2 ये वाली टर्म शून्य हो जाती है, क्योंकि u2 की वैल्यू 0 है, क्योंकि जो m2 द्रव्यमान का पिंड है वो एट रेस्ट पर है। तो m1u1 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यहाँ से हम m1 का मान, m1 व m2 के मान मैंने बताया ये m के बराबर हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर mu इक्वल टू mv1 प्लस mv2, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो u है, जो वेग का मान है वो v1 प्लस v2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम u की वैल्यू यहाँ पर रखें समीकरण 1 व 2 से, तो हमारे पास v1 व v2 के मान क्या प्राप्त होते हैं, v1 का मान प्राप्त होता है u/2 1 माइनस के e, ये तो हमारे पास प्राप्त होता है v1 का मान, तथा जो v2 की वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है u/2 1 प्लस e। अगर दोनों का अनुपात देखें, अनुपात लेने पर अनुपात देखें तो v1/v2 इक्वल टू 1 माइनस के e अपॉन 1 प्लस के e। ये हमारे पास अप्रत्यास्थ टक्कर में वेगों का अनुपात प्राप्त होता है। मैंने ये क्यों कराया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि अप्रत्यास्थ टक्कर में जो वेगों का अनुपात होता है वो क्या होता है, या कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है वो ये है, ई का मान दे देगा आपको वहां कोई भी, और पूछेगा कि इसके लिए वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से v1/v2 का जो अनुपात प्राप्त होता है, अपने पास रेशियो प्राप्त होता है, वो 1 माइनस के e अपॉन 1 प्लस ई प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो है कलीजन की 4 क्लासेज लेने वाला हूँ। 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके बाद एक और क्लास आएगी, कलीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कलीजन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम किसके लिए, गतिज ऊर्जा 6।
अब ये गतिज ऊर्जा 6 है, ये सिर्फ कलीजन में ही काम नहीं आने वाला है, ये जो आगे फर्दर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में कई सारे टॉपिक्स में ये काम आता है। गतिज ऊर्जा 6 इसका वो वहां पर कंसेप्ट लगता है कि भाई गतिज ऊर्जा का 6 का जो कंसेप्ट है वो वहां काम आता रहता है। तो गतिज ऊर्जा 6 के लिए हम बात करते हैं आगे। गतिज ऊर्जा 6 तो गतिज ऊर्जा 6 को हम डेल्टा कैसे डिनोट करते हैं। अब गतिज ऊर्जा 6 क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से अगर हम घटा दें फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा 6 प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो आपका लॉस हुआ है गतिज ऊर्जा में वो हमें कितना हुआ है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अगर आप प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से अंतिम गतिज ऊर्जा घटा देते हो तो आपके पास आ जाता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। वो कैसे होता है, डेल्टा के ये 6 को 6 दर्शाता है, तो वहां क्या प्राप्त होता है तो हम आगे देखें तो इनिशियल के लिए देखें तो 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ये प्रारंभिक हो गई। इसमें से अगर हम घटा दें फाइनल को 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, तो ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास v1 और v2 के मान प्राप्त हुए थे। v1 का मान प्राप्त हुआ था u/2 और इंटू 1 माइनस के e, और v2 का मान प्राप्त हुआ था u/2 1 प्लस e। अगर हम यहाँ पर v1 और v2 के मान रख दें तो हमारे पास प्राप्त होता है डेल्टा के का मान, डेल्टा के इक्वल टू 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस के ई स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, या इसको अगर इसको करें यहाँ से तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है गतिज ऊर्जा 6। इसमें भी स्पेशली जो ये वाला पार्ट होता है इसको समानीत द्रव्यमान भी कहते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये काइनेटिक एनर्जी के लिए या किसी भी अन्य टॉपिक में, तो न्यूमेरिकल्स में ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट काम आता है। अगर हम यहाँ पर आगे फर्दर देखें तो ई का मान 1 रखें, ई का मान 1 रख दें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो डेल्टा के का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा 0, और ई का मान 1 होता है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो प्रत्यास्थ टक्कर में जैसा कि मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी नियत रहती है, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में रहती है यानी कि आरंभ में रहती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहती है हमारी अंत में। तो इसलिए मैंने बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है वो 0 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा, और जो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 0। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में 6 0 प्राप्त होता है। तो ऐसे हमें क्या पता चलता है, जो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा रहती है उतनी ही अंत में रहती है, यानी कि कोई भी गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा में 6 ये वाला कंसेप्ट, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई आज हमारी अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। अप्रत्यास्थ में भी कैसी, प्रत्यक्ष यानी कि हेड ऑन कॉलिजन की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो इस टॉपिक में या इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में, इससे भी पिछले कुछ लेक्चर्स जो हम पढ़ चुके हैं टॉपिक, उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। और आई थिंक ये यहीं पर समाप्त होता है, ये यहीं पे पूरा हो जाता है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।